देखिएगा बच्चों, आज हम करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एज आई होप कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक कर लिया होगा और मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसके कर लिए थे अपने, ठीक है ना। अब हम लोग आज करने वाले हैं अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक कर रहा है, देखिएगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक कोई रिलेशन है जिसे उन्होंने fx से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। किसे fx से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से है x², इसकी वैल्यू x² है। अगर आपका x जो है वो 0 और 3 के बीच में है, ठीक है ना। अगर x आपका 0 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू x² के इक्वल है। ठीक है ना। तो आपको इसके फंक्शन की वैल्यू x² लेके चलनी है। अगर आपका x 0 और 3 के बीच में है तो इन दैट केस, और अगर x की जो वैल्यू है ये आपका 3 और 10 के बीच में है, मतलब लेसर देन और 3 इज़ लेसर देन और इक्वल टू x, लेसर देन और इक्वल टू 10, तो इस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू 3x लेकर चलनी है, ठीक है। हमको दो कंडीशन दे रखी हैं। अगर अगर x की वैल्यू 0 से 3 तक लाई करती है तो आपको फंक्शन की वैल्यू x² लेकर चलनी है, और अगर x की वैल्यू 3 से 10 लाई करती है तो आपको इसकी वैल्यू 3x के इक्वल लेकर चलनी है, ठीक है ना। इतनी कंडीशन उन्होंने हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक और कोई रिलेशन है, उसका नाम इन्होंने हमको दिया हुआ gx, ठीक है। और ये किस तरीके से डिफाइन किया हुआ उन्होंने, ये दिया हुआ है x², कब, जब x जो है आपका 0 और 2 लेसर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। उन्होंने बोला 0 इज लेसर देन और इक्वल टू x, लेसर देन और इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू आपको लेकर चलनी है 3x, ठीक है। इस केस में क्या है, x जो है वो है आपका 2 और 10 के बीच में, मतलब 2 इज़ लेसर देन और इक्वल टू x, लेसर देन और इक्वल टू 10। ये आपके पास इतनी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। आपको दो रिलेशंस दे रहे हुए हैं, एक दिया हुआ है fx, एक दिया हुआ है आपको gx, और आपको करना क्या है, आपको शो करना है कि f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। f तो आपका फंक्शन है लेकिन g आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छे से समझाया भी था कि फंक्शन आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। फंक्शन रिकॉग्नाइज करने का ट्रिक क्या था कि अगर सेम प्री इमेज पर डिफरेंट इमेजेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। लाइक 2 पुट किया तो 5 आ गया, है ना। सपोज टू बी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 पुट किया तो आपका 5 आ गया, फिर आपने 2 पुट किया तो आपका मान लीजिए 5 की प्लेस पर 6 आ गया, 7 आ गया, कुछ और वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो आप ये कह देते हैं कि फंक्शन नहीं है, ऐसे ही रहता था ना। तो आपको यहाँ पर यही बात शो करनी है कि f तो एक फंक्शन है लेकिन g आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ तो उन्होंने हमको कंडीशंस दे दी हैं, है ना, यहाँ तो उन्होंने हमको कंडीशंस दे दी हैं। अब एक काम करते हैं, हम f और g दोनों रिलेशंस को अपना जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई जो है फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे fx के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं fx के बारे में, ठीक है। तो देखिए fx की हम लोग बात करें तो अगर x की वैल्यू 0 से 3 तक लाई कर रही है तो आपको x² लेकर चलना है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक लाई कर रही है तो आपको 3x लेकर चलना है। तो देखिए हम लोग 0 से स्टार्टिंग करते हैं, तो जब आप x की वैल्यू 0 लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलें हम, 0 लेकर चल रहे हैं, तो 0 लेकर चलेंगे तो यहाँ पर है ना उस फंक्शन की वैल्यू उस केस में x² के इक्वल है। तो 0 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो 0,0 हो गया, ठीक है ना। पहला एलिमेंट हो गया आपका 0,0। अब हम लेकर चलते हैं, मतलब 0 से 3 बोला उन्होंने, तो अब हम लेकर चलते हैं लाइक 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब आप 1 लेकर चलेंगे तो 1 का स्क्वायर देखिए आपका 1 हो जाएगा। अब हम 2 लेकर चल लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए जब 0 से लेकर 3 तक की वैल्यूज़ हैं तो आपको x² वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। मैं अभी 2 यूज़ कर चुका हूँ, हम बात करते हैं 3 के बारे में। तो हम 3 लेकर चलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इस तरीके से हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा अब देखिए 3 तक की बात होगी, हम बात करते हैं 4, है ना। तो देखिए एक बात और समझिएगा, यहाँ उन्होंने हमको जो कंडीशन दी हुई हैं, अगर x की वैल्यू 0 से 3 है, x की वैल्यू 0 से 3 तक है तो आपको x² लेकर चलना है।
और अगर x की वैल्यू 3 से 10 है तो आपको 3x लेकर चलना है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमने 3 तो ले लिया है ना, अब 3 यहाँ पर भी आपको लेकर चलना है। 3 आपको यहाँ पर 2 जगह पर लेकर चलना है, 3 आपको यहाँ पर 2 जगह पर लेकर चलना है अपना। तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए इस जगह से निकलेगी इसकी वैल्यू, तो 3 3 9, ठीक है। तो 3,9, इसके बाद हम लेके चलते हैं 4, भाई 10 तक की बात चल रही है ना, 4 लेकर चलेंगे तो 4 3 12, ठीक है, ये हो गया आपके पास 4 12। इसके बाद 5 लेकर चलेंगे तो 5 3 15, ठीक है। उसके बाद 6 लेकर चलेंगे तो 6, 18, 6 18 तक आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 18 तक हम लोग लिख चुके हैं, हम थोड़ा सा और बात करेंगे अगर, ठीक है, 6 18। उसके बाद देखिएगा 7 की बात करेंगे तो 7 3 21, 8 की बात करें तो 8 3 24, 9 की बात करते हैं तो 9 3 27, और 10 की बात करते हैं तो 10 3 30। ये आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अच्छा, अब एक बात नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं आया है कि आपने सेम प्री इमेज से आपको 2 डिफरेंट इमेजेस मिल रही हो, ठीक है। जैसे आपका 3 3 रिपीट ज़रूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी ना आना है, यहाँ पर भी ना आना आया। कायदा तो क्या कहता है कि ऐसे केस में आपको एक लिखना ही नहीं चाहिए, सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार आया करता है। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी सेम प्री इमेज लगाने पर आपको 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल रही हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, आपको शो करनी थी, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको लिख सकते हैं कि भाई ये आपका फंक्शन हो गया। इसके बाद देखिए gx के बारे में ज़रा बात करते हैं। देखिए सर बुक पे ध्यान दीजिएगा, gx हमारे पास जो फंक्शन है, मतलब gx हमारे पास जो उन्होंने रिलेशन दिया हुआ था, किस तरीके से दिया हुआ था हमको कि अगर इसकी वैल्यू x², है कब इसकी वैल्यू x², जब x की वैल्यू जो है वो आपका 0 से 2 तक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको लेके चलनी है 3x, जब x की वैल्यू 2 से लेकर आपका 10 तक है, ठीक है। ये हमको कंडीशन दी हुई थी। तो चलिए देखिए काम करते हैं। देखिए पहले हम ज़रा 0 से लेकर 2 तक की बात चल रही थी ना, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0, तो हम gx को लिख रहे हैं अपना रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लेकर चलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेकर चलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब देखिएगा 2 आपको यहाँ पर भी लेकर चलना है, तो 2 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6, ये तो हो जाएगा। 2 पुट अगर यहाँ पर करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, इस तरीके से आ गया। ऐसे देखिए 3 पुट करेंगे तो 3 3 9, ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 4 3 12। इस तरीके से आप और भी सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं टिल 10। अब एक बात नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पर 2 पुट करने पर आपको 4 भी मिला है और 2 पुट करने पर आपको 6 भी मिला है, मतलब सेम प्री इमेज पर आप देख सकते हैं आपको 2 डिफरेंट इमेजेस मिली है, सेम प्री इमेज पर आपको 2 डिफरेंट इमेजेस मिली हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं फंक्शन नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और f(x) उन्होंने हमको मेंशन दिया हुआ है कि f(x) x²। ये जो है आपका वो है सेकंड क्वेश्चन। f(x) जो है वो आपका x² के इक्वल है, f(x) x²। और उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमें वैल्यू निकालनी है f(1.1) माइनस f(1) होल अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखिए बिल्कुल कर लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास f(x) x² है, अगर मान लीजिए आप f2 पता करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, x की प्लेस पर 2 डाल देते हैं। f3 पता करना चाहते हैं तो x की प्लेस पर 3 डाल देते हैं। इस तरीके से ही अगर आप f(1.1) निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर 1.1 डाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये 1.1 का स्क्वायर माइनस f(1) निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर और नीचे 1.1 माइनस 1, ठीक है।
अच्छा देखिए, आप ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1.1 प्लस 1 और 1.1 माइनस 1 और नीचे वाला 1.1 माइनस 1 एज इट इज़ है। इससे देखिए पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 1.1 प्लस 1 बचा, तो 1.1 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं अपना क्या 2.1 और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये लास्ट वाला क्या आंसर आया आपका निकल कर 2.1। ठीक है, चलिए ये इजी सा काफ़ी देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एक हमको फंक्शन दिया हुआ है, उसका नाम है अपना fx। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। उन्होंने बोला कि आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना। देखिए आपको पता है बहुत अच्छे से डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब है कि आप x के प्लेस पर यहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या क्या पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, वही डोमेन कहलाता है आपका। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर वाली कंडीशन आ गई है। हमने डिस्कस किया था डेनोमिनेटर वाली कंडीशन में क्या करना होता है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए आपका, नीचे जीरो आपका नहीं बनना चाहिए, कंडीशन यही थी ना। तो बस वही उसी पे ध्यान देते हैं। देखिएगा ज़रा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए नीचे वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं, ऑल्दो हम ऊपर वाले को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, और ऊपर वाले को आप फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे देखिएगा ज़रा। और देखा जाए तो ये जो है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देख लीजिए, ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ज़रा नीचे वाले की बात करते हैं तो देखिए 12 के फैक्टर्स ऐड करने पर आपको 8 मिलना चाहिए। तो 6 and 2 भाई 6 2 12 एंड 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। तो नीचे वाले के फैक्टर्स आपको मिलने वाले हैं x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ये निकल कर आगे हमने नीचे वाले के फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए बात ये आती है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो नीचे जीरो कब आ सकता है, जब आप अगर x प्लेस पर जीरो डाल देंगे तो भी नीचे जीरो आ जाएगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, x की प्लेस पर अगर 6 डाल देंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। x की प्लेस पर अगर 2 प्लेस कर देंगे देखिए तो भी नीचे जीरो आ जाएगा। मतलब आपको x के प्लेस पर 6 और 2 नहीं लिखना है। समझ पा रहे होंगे ना, याद होगा आपको, क्योंकि अगर आप नीचे जीरो बना देंगे तो आपका जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या लिखा करते थे ऐसे केसेस में, क्या बोला जाता था, fx विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। याद होगा आपको ये स्टेटमेंट। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, fx विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, नीचे वाला टर्म जीरो है ना, यानी कि x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को छोड़कर आप x के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 6 और 2। भाई ऐसे तो होता है, एक बार इसको इक्वल टू 0 डालते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 डालते हैं, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, एक तो 6 मिल गई, एक 2 मिल गई। तो आप यहाँ पर x के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं, बस ये दोनों नहीं डालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू, रियल नंबर में से आप इन दोनों को हटा दीजिए और ये आपका बन जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, r माइनस 6,2 विल बी द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला उन्होंने, एक हमको फंक्शन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में देख लीजिएगा, बुक अपने सामने रखिएगा। उन्होंने हमको एक फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ √x माइनस 1 और आपको डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। √x माइनस 1 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है,
रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर बातें आती है वापस से भी, देखिए रूट वाली कंडीशन आ गई है, तो आपको याद होगा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। तो वापस से वही कुछ लिखेंगे, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, मैंने बताया था अगर डेनोमिनेटर में हो तो आप एक्सेप्ट करके लैंग्वेज यूज़ करिएगा, और अगर रूट वाली कंडीशन आती है तो इफ करके आप कंडीशन यूज़ करिएगा। ठीक है ना, तो एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ। ठीक है, अगर क्या रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है मतलब x माइनस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखिए या तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो भी चल जाएगा, है ना, या तो जीरो हो जाए तो चल जाएगा, या फिर जो है आपका जीरो से मतलब जो है या तो जीरो हो जाए या फिर जीरो से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव हो, मतलब कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन इधर चला जाएगा, तो आप x की वैल्यू वन से बड़ी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका डोमेन है, x की प्लेस पर आप वन से ज़्यादा कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये आपका जो है डोमेन हो जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अपना आंसर, वन से बड़ी ना, तो वन से कितनी बड़ी, इन्फाइनाइट तक। और देखिए यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो आपको याद होगा यहाँ बनाते थे हम क्लोज इंटरवल और यहाँ पर बनाते थे ओपन इंटरवल, तो ये आपका डोमेन हो गया। आप यहाँ पर वन से लेकर इन्फाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, वन के इक्वल चल जाएगी बट इन्फाइनाइट के इक्वल तो कभी कोई वैल्यू चलती ही नहीं है, आप सिंपली ये मान कर चलिए। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया इसका डोमेन, मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जरा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि रेंज क्या रहेगा, क्योंकि रेंज भी उन्होंने हमको यहाँ पर पूछा हुआ है इसके बारे में। देखिए रेंज की हम लोग जब बात करते हैं हम क्या करते हैं, लेट हम एफ एक्स को वाई के इक्वल सपोज कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही माना करते थे, तो एफ एक्स को अगर आप वाई के इक्वल मानेंगे तो हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाला करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, फिर वन इधर जाके प्लस कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, एक बात समझिएगा कि यहाँ से देखने पे तो ऐसा लग रहा है हमको कि हम y के प्लेस पर कुछ, देखिए जो y की वैल्यू है वही आपका रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से देखकर तो ऐसा लग रहा है हमको कि हम y के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं, भाई रियल वैल्यू है, अब y के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं, कायदा तो ये कहता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप स्क्वायर वाली कंडीशन लगाएं, अगर आप स्क्वायर करें दोनों साइड, तो एक बात याद रखिएगा कि उस केस में रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। आप वैसे भी देख लीजिए, देखिए हमने क्या किया, हमारा जो y था वो रूट एक्स माइनस वन के बराबर था, तो रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, तो y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, y की वैल्यू ऐसे केस में हमेशा जीरो से ऊपर ही चलेगी। ठीक है, अगर कभी भी आप देखिए थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पर रूट एक्स माइनस वन है, आप एक्स प्लेस पर कुछ भी डाल लें, अंदर वाली वैल्यू में तो नेगेटिव बन जाएगी, लेकिन रूट के बाहर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, भाई रूट वाली वैल्यू कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकती। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को देख के रियल नंबर नहीं लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ देखकर तो ऐसे पता चल रहा है आप वाई के प्लेस पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे केस में नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेकर चलनी है, सिर्फ आपको क्या लेकर चलना है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका रेंज है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी आपकी जीरो से लेकर, आप कितना भी ऊपर चले आइए कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक ये रहेगा, सॉरी इन्फाइनाइट के साथ तो क्लोज इंटरवल आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में तो आया होगा अच्छे से। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। डोमेन और रेंज फिर से हमको निकालना है। हाँ जी, तो देखिए इसके बाद हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, जरा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू
मॉड्यूलस x माइनस वन, ठीक है ना। मॉड्यूलस x माइनस वन हमारे पास ये क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि इसका आपको डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करना है। देखिए फिर ज़रा समझिएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, जो हम लोग अनरियल नंबर के बारे में बात करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि एक तो रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए ना ही तो यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पर डेनोमिनेटर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो डोमेन है सीधे आप कह सकते हैं वो आर हो गया, ठीक है ना। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज में हम लोग क्या करते हैं कि fx की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, या आप ये मान लीजिए हम fx को y मान लेते हैं, तो y की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि fx की क्या क्या वैल्यूज़ निकल कर आ सकते हैं। देखिए मॉड्यूलस है ना, ये आपका मॉड्यूलस है ना। अच्छा, मॉड्यूलस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, कभी भी आपको नेगेटिव है। देखिए मॉड्यूलस क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, आपको ये बात ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। जैसे अगर रूट मॉड्यूलस -2 है तो उसकी वैल्यू +2 हो जाएगी, अगर मॉड्यूलस -5 है तो उसकी वैल्यू +5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ये बात अच्छे जानते हैं कि मॉड्यूलस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज निकल कर आएगी, देखिए रेंज का मतलब क्या रहता है कि fx की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सही से समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलने वाली है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज मतलब आर प्लस रियल पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। आर प्लस का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ज़रा बात करते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना वो है 6th वन, हमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ इस तरीके से हमको फंक्शन दिया हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू r। x की जो वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है कि r जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है ना। सच दैट x बिलोंग्स टू r, x आपका r को बिलोंग करता है। r इसमें छिप गया है, आ नहीं पाया वीडियो में, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है यहाँ पर, रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए रेंज मतलब देखिए ये आपका x है और ये आपका y है, जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, ये x हो गया, ये आपका y हो गया। तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं, ये आपको क्या क्या वैल्यू दे सकता है, बातें आती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एज यूजुअल लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमेशा ये काम करते चले आए, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए x यहाँ फंसा हुआ है और एक यहाँ प्रेजेंट है, तो आप सारे x वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है। देखिए आप x चाहते हैं ना, तो 1 माइनस वाई का अंदर डिवीजन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। अच्छा अब देखिएगा हम x चाहते हैं ना, तो इधर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। ये आ गया, देखिए y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया रूट के अंदर, ठीक है ना। अब आपको देखिए रेंज की जो बात करते हैं, तो रेंज का मतलब रहा आपका कि y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, है ना, y की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ जो बात चल रही है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ रूट के अंदर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो जब रूट के अंदर प्रेजेंट है तो एक तो बात ये आती है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रूट के अंदर कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये आती है कि
डेनोमिनेटर भी है तो डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर टोटल वैल्यू हम लोग देखें तो वो कभी जो है नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। मतलब देखिए जैसे ऊपर y प्रेजेंट है तो y जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऊपर जीरो हो सकता है चलेगा, ऊपर आपका जीरो हो सकता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की बात करें तो 1 माइनस वाई, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट भी लगाए। देखिए रूट तो पूरे के ऊपर है ना, तो अगर रूट अगर पूरे के ऊपर है तो नीचे आपका जो है रूट नीचे भी है, तो नीचे वाली वैल्यू आपकी जो है वो जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए मैं आपको वापस से अपनी बात रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ऊपर है, ऊपर अगर रूट है सिर्फ तो इक्वल टू जीरो चल जाएगा, नीचे अगर डेनोमिनेटर है तो वो इक्वल टू जीरो नहीं चलता है, बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है मतलब कि 1 माइनस वाई है ना, ये आपका इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा, मतलब ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ से ज़रा y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, y उधर ले जाइए ज़रा, तो 1 ग्रेटर देन y, या फिर आप ये भी कह सकते हैं y लेसर देन 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y लेसर देन 1 हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या कह रही है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि y की वैल्यू लेसर देन 1 होनी चाहिए। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो y है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चलेगी। y की वैल्यू 0 से 1 तक आ रही है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू लेसर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो आपका 0 से 1 होना चाहिए। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इन दोनों के बीच में y की वैल्यू होनी चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाया है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं इसकी रेंज 0 से 1 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना था। ठीक है, तो जो y की वैल्यूज़ हैं वही आपकी रेंज है, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आगे। इसके बाद देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एन जी, हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, देखिएगा बुक में हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1 के इक्वल। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एक्स प्लस 1। ये अपना 7th क्वेश्चन। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, और जी एक्स हमको दिया हुआ है 2x माइनस 3। ठीक है ना, जी एक्स हमको दिया हुआ 2x माइनस 3, और हमें फाइंड आउट करना है f प्लस जी। ठीक है ना, मतलब आपको सीधे सीधे दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको f प्लस जी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए सीधे सीधे, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो x और 2x हो गया आपका, देखिएगा 3x, और 1 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 2। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि f माइनस जी निकालना है, तो f माइनस जी का मतलब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो x प्लस 1, देखिए माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस 3, x माइनस 2x हो गया, देखिएगा माइनस x प्लस 4, आ गया ना, 1 प्लस 3 4 हो गया आपका। अब उन्होंने बोला कि आपको f अपॉन जी निकालना है, तो इस बार आप डिवीजन कर दीजिए। देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर उन्होंने सिर्फ f प्लस जी बोला था, कई बार यहाँ पर ना छोटा सा पीछे x लिख देते हैं, तो उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ नई चीज़ कुछ भी ऐसे नहीं होने वाली है। अब आपको निकालना है f अपॉन जी। ठीक है, तो f अपॉन जी अगर आप निकालेंगे तो f की वैल्यू आपके पास x प्लस 1 है, और आपके पास g जो है वो 2x माइनस 3 है। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका f अपॉन जी, बस एक काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, हमें f दिया हुआ है, f है अपना 1,1 2,3, बुक अपने सामने रखिएगा क्वेश्चन देखते समय करते समय, 1,1 2,3 0, -1 -1 -1 -6, इस तरीके से आपको f दिया हुआ है, एक फंक्शन है।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमको एक रिलेशन और दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वन कॉमा वन है, उसके बाद 2,3, उसके बाद है 0,-1, उसके बाद है -1,-3, ठीक है। ये हमको वैल्यू दी हुई है। अब उन्होंने बोला कि हमें fx = दिया हुआ है ax + b, ये हमको कंडीशन दी हुई है कि fx = आपका ax + b के इक्वल है। अभी क्या चाह रहे हैं हमसे, आपको a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना, आपको a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए fx आपको पता है क्या होता है, fx से मतलब ये जो दूसरी वाली वैल्यू है, मतलब जो y है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये आपके fx होते हैं, और ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है ये आपका x होता है, ठीक है ना, क्योंकि x, y हम लिखा करते हैं। तो अब एक काम करिए, पहली वाली कंडीशन उठा लीजिए, इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पर 1 और fx के प्लेस पर भी 1 डाल दीजिए, ठीक है ना, fx के प्लेस पर 1 और x के प्लेस पर भी 1, तो कितना हो जाएगा a × 1 + b, यानी कि ये a + b हो गया ना इनडायरेक्टली। देखिए a × 1 = a, तो a + b हो गया है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप एक काम करिए, अब आप x के प्लेस पर 2 और fx के प्लेस पर 3 डाल दीजिए, तो 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 2a + b, 2a + b = 3, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते थे, पर मुझे लगा कि ज़रूरत ही नहीं, इन्हीं से काम चल रहा है। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं, बस इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा, माइनस कर देते हैं, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a - 2 हो गया आपका -a और 1 - 3 हो गया -2, तो a आपको मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू देखिए 2 निकल कर आ गई, सिंपल सी। a की वैल्यू 2 आप कहीं भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए चाहे तो आपको मिलेगा ये 2 + b = 1, देन b विल बी इक्वल टू, इधर जाके माइनस हो जाएगा -1, a आ गया b आ गया, बस आपको ये काम करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आसान सा सवाल था देखा जाए तो, ठीक है। बस जो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि अपने बेसिक्स से कभी अलग नहीं होना है, अपने बेसिक्स पे आपको हमेशा बने रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चेक कर रहा है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय r = a, b, ये है आपका 9th। r = a, b सच दैट a और b दोनों ही आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, एंड a = उन्होंने हमको दिया हुआ b² पे, a = दिया हुआ उन्होंने हमको b²। देखिए ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अभी आपसे क्या कह रहे हैं, आर द फॉलोइंग ट्रू, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होंगी, उन्होंने कुछ कंडीशन हमको दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उन्होंने बोला कि क्या ये कंडीशन ट्रू होंगी। देखिए पहले उन्होंने बोला कि a, a बिलोंग्स टू आर, a, a का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे a, b अगर है इसके अंदर, तो इसका मतलब पहले वाला नंबर = सेकंड वाले का स्क्वायर, है ना, जैसे 4,2 ऐसा होगा, और 9,3, ये तो कह रहे हैं कि a, b का मतलब a = b², पहले वाला नंबर सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो 9,3 या फिर 16,4, इस तरीके से एक कंडीशन बन रही है, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसके नंबर इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब उन्होंने बोला कि a, इसमें होगा, ठीक है। देखिए a, होने का मतलब ये होता है कि सिर्फ 1-2 नंबर के लिए नहीं ट्रू होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए। a, का मतलब है कि हर कंडीशन में a, इस रिलेशन के अंदर आएगा। देखिए 1,1 की हम लोग बात अगर करें तो 1,1 तो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। उसके अलावा किसी भी नंबर की हम लोग बात करें, वो बोल रहे हैं a, ठीक है, a बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है a = b², तो ज़रा आप नोटिस करिए, क्या पहला वाला नंबर सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा हर केस में,
हर केस में ए कोमा ए का मतलब पहले वाला सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसी नंबर का स्क्वायर उसके इक्वल आ जाए 1 को छोड़कर? भाई देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल आ जाता है। अगर हम लोग ए की प्लेस पर 2 लेकर चलते हैं तो ये कंडीशन क्या बनती, ये 4,2 बनती है ना। 3 लेकर चलते तो 9,3 बनती, ऐसा बनता। ये कैसे पॉसिबल है कि 9,9 हो जाए, है ना। या ये कैसे पॉसिबल है कि 16,16 हो जाए, मतलब उस नंबर का स्क्वायर उसके इक्वल कैसे आ सकता है 1 को छोड़कर। 1 के केस में ये चीज़ ये कंडीशन ट्रू होगी, बाकी किसी और केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है। तो पहला वाला तो इस तरीके से हम डिनाई करते हैं। सेकंड वाला देखिएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। चलिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जैसे ये है 9,3 इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। अभी क्या करें आपसे सेकंड वाले केस में, सेकंड पार्ट जो है इसका कि बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या 3,9 भी आर के अंदर होगा। 3,9 देखिए ज़रा, उन्होंने बोला कि ए कोमा बी इसमें तब होगा जब ए बी के स्क्वायर के इक्वल हो। तो क्या 3 9 के स्क्वायर के बराबर होता है? पहले वाला नंबर दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए नोटिस करिए, क्या 3 9 के स्क्वायर के इक्वल होता है? भाई 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो ये इस रिलेशन में नहीं हो सकता। तो सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, समझ गए होंगे आप। अब उन्होंने क्या बोला थर्ड में, ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है। जैसे ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4,2 ये आर के अंदर है, ठीक है। बी कोमा सी बी आर को बिलोंग करता है, ठीक है। ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कोमा सी बी आर को बिलोंग करता है। चलिए काम करूँ, थोड़ा सा दूसरा नंबर में लेकर चलता हूँ। ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है, बी कोमा सी बी आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे 16,4 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद 4,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है। बोल रहे हैं ना ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, है ना, मतलब ये दोनों नंबर सेम सेम होने चाहिए। ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी बी आर को बिलोंग कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या ए कोमा सी आर को बिलोंग करेगा? ए कोमा सी मतलब 16 और 2, क्या 16 और 2 भी आर को बिलोंग करेगा? अब आप देखिए, क्या 16 2 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ना, मतलब ये आर के अंदर नहीं आ सकता। आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर तभी आएगा जब पहला वाला सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं निकल कर आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब हम। देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमको दिया हुआ है कि ए और बी हमें दो अलग अलग सेट दिए हुए हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10। वन 2 3 4 है आपका ए, उसके बाद बी जो दिया हुआ है वो है 1 5 9 11 15 16। ठीक है, और हमको एक एफ दिया हुआ है, एफ 1 5 2 9, उसके बाद 3 1, उसके बाद 4 5, उसके बाद एक और है 2,11। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहे हैं, दो बातें दे रखी हैं। f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए f इज़ अ रिलेशन की बात करें, देखें 1 5 को रिलेट किया है उन्होंने, ठीक है, 2 9 को रिलेट किया है, चलिए ठीक है, 3 और 3 के साथ क्या था 1, 3 1 को रिलेट किया है, चलिए ठीक है, 4 और 5 को रिलेट किया हुआ है, चलिए ये भी ठीक है, उसके बाद 2 और 11 को रिलेट किया हुआ, 2 और 11 को रिलेट किया हुआ, ठीक है। तो ये रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट्स दोनों सेट को बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इसमें है, 9 भी आपका इसमें है, 1 भी आपका इसमें है, 5 भी आपका इसमें है, 11 भी आपका इसमें, तो रिलेशन है। फंक्शन की बात करते हैं, देखिए फंक्शन में क्या रहता है कि सेम प्री इमेज लेकर डिफरेंट इमेजेस नहीं आने चाहिए, है ना, ये आपका फंक्शन कहलाता है। और अब एक बात नोटिस करिएगा, 2 पुट करने पे देखिए 9 भी ला रहे हैं, 2 पुट करने पे 11 भी ला रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशन, लेकिन ये फंक्शन नहीं, क्योंकि 2 पुट करने पर इनको 9 भी मिल रहा है और 2 पुट करने पर इनको 11 भी मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए हमको दिया हुआ लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, मतलब कि इंटीजर दोनों सेट जो आपके इंटीजर्स के हैं, जेड क्रॉस जेड का मतलब क्या हुआ कि पहला भी इंटीजर का सेट है दूसरा भी इंटीजर का सेट है, जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। और हमें जो एफ दिया हुआ है, हम बात करें 11th क्वेश्चन की, एफ हमें जो दिया हुआ वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ए कॉमा बी ए बी कॉमा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर तो आपको नंबर्स को, मतलब जो x के प्लेस पर डालना है वो आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डालना है और y के प्लेस पर ऐड करके डालना है, और a और b दोनों ही आपके इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या ये फंक्शन है? तो देखिए फंक्शन का वही टेस्ट हमको आता है कि सेम एलिमेंट लगाने पर आपको दो डिफरेंट इमेजेस, सेम प्री इमेज लाने पर दो डिफरेंट इमेजेस आपको नहीं मिलनी चाहिए। अब एक काम करिए, देखिए ए और बी ना आपको दोनों इंटीजर्स लेके चलने हैं। आप एक काम करिए, देखिए जो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए सबके लिए ट्रू होनी चाहिए, ऐसा ना हो एक दो नंबर में कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप मान लें कि हम ये ट्रू हो गया। देखिए जैसे आप ए के प्लेस पर मान लीजिए आप 3 पुट कर दीजिए, है ना, बी के प्लेस पर आप मान लीजिए 4 पुट कर दीजिए, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो 7। तो इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस एफ के अंदर, फंक्शन तो क्या है या नहीं तो पता चलेगा, एफ के अंदर एक एलिमेंट आपका 12,7 मिला है। तो आप एक काम करिए, ए के प्लेस पर 6 पुट कर दीजिए, बी के प्लेस पर 2 कर दीजिए, भैया आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो 6 और 2, तो 6 2 12 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 + 2 करेंगे तो देखिए 8 आ गया। ध्यान दीजिए 12 पुट करने पर 7 भी आ गया, 12 पुट करने पर 8 भी आ गया, तो काय का ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा 12th क्वेश्चन, देखिए क्या स्टेट कर रहा है। ए हमको दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ये आपके पास ए है, एंड एफ सच दैट इट टेंड्स टू एन, और एफ एक जो है फंक्शन बनाया गया है जो कि इस सेट में से ए से लेकर एन को ज्वाइन कर रहा है, मतलब ए आपको इसमें से उठाना है और एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बाई की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब उन्होंने क्या बोला कि एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एफ एन का मतलब क्या है कि एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो आपको इसका रेंज पता करना है। चलिए देखिएगा, आप 9 लेकर चलिए, एफ एन बना रहे हैं, देखिएगा ज़रा, पहले आप लेकर चलिए 9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 3 आता है, और आप लेकर चलिए 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आता है 5 निकल कर आता है ना। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 खुद है, 11 तो भाई प्राइम फैक्टर है। 12 की बात करें तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिलेगा 3, और 13 की बात करें तो 13 खुद प्राइम है, तो 13,13। तो अगर हम लोग रेंज की बात करें तो देखिए रेंज क्या क्या निकल कर आया है 3, 5, 11, 3, 13। क्या आया 3, 5, 11, 3 फिर से नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, 13। ये हमारे पास की रेंज निकल कर, बस काम खत्म हो गया सवाल का। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज क्लियर होगी अच्छे से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम फिर कल बात करते हैं इसके आगे का, इतना प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए बाय बाय बच्चों।